गुड मॉर्निंग क्लास। और आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ काफ़ी अच्छे होंगे। जीसीजी के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो हम अपने टॉपिक पे चल रहे थे, डिफ्रेंसिएशन पे चल रहे थे हम, और डिफ्रेंसिएशन में भी हम मिसलेनियस के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। किसके? मिसलेनियस के। और मिसलेनियस के भी काफ़ी क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चंस की चर्चा करते हैं, और वो नेक्स्ट जो आपकी क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप उस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखेंगे, ध्यान से समझेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन संख्या हमारी 12 है। क्या दिया है उसने कि साइन वाई इज इक्वल टू है एक्स साइन ए प्लस वाई। तो आपको सिद्ध करना है कि डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए प्लस वाई अपॉन साइन ए। क्लियर है ना? तो देखो कैसे सॉल्व करते हैं इसको, देखिए ध्यान से। देखो यहाँ पे आपको डी वाई अपॉन डी एक्स चाहिए, तो यहाँ से एक काम करते हैं, हम x का मान फाइंड कर सकते हैं y के फॉर्म में, तो इजी सवाल ज़्यादा हो जाएगा। तो सबसे पहले हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो सलूशन लिखा, x की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास? साइन y अपॉन साइन ए प्लस वाई। क्लियर है? अब देखो हम यहाँ पे y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, dx अपॉन dy निकालेंगे, और जब dx अपॉन dy हमारा आ जाएगा ना, तो हम उस मान को व्युत्क्रम कर देंगे, तो हमारा dy अपॉन dx ज्ञात हो जाएगा। तो इसमें हम y के सापेक्ष अवकलन करने पर ध्यान देना, यहाँ पे हम x का मान निकाला है, y के सापेक्ष कर रहे हैं। अक्सर हमने सवालों में क्या किया है, y का मान x के फॉर्म में निकाला है और उसका x के रिस्पेक्ट में अवकलन किया है, लेकिन जस्ट यहाँ उल्टा चल रहे हैं हम। तो क्या लिखोगे आप? dx अपॉन dy इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो y अंश बटे हर के रूप में है, तो पहले तो एक बार लिखा d अपॉन dy साइन y अपॉन साइन ए प्लस वाई। यहाँ तक तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। क्लियर है? अब देखो इसमें अंश बटे हर का रूल लगाएंगे। ये फंक्शन आपका एफ एक्स अपॉन जी एक्स, यानी कि यहाँ हम कह सकते हैं कि एफ वाई अपॉन जी वाई के फॉर्म में है। ठीक है, तो क्या होता है? हर इंटू साइन ए प्लस वाई, अंश का अवकलन तो डी अपॉन डी वाई क्या साइन वाई हुआ, माइनस अंश साइन वाई डी अपॉन डी वाई ऑफ हर हुआ। हर कितना आपके पास है? साइन ए प्लस वाई, और फिर आपका है हर का स्क्वायर। बोलो फार्मूला यही होता है ना? तो हर का स्क्वायर क्या आ जाएगा? साइन स्क्वायर ए प्लस वाई। याद रखें कि यदि मैं साइन ए प्लस वाई का होल स्क्वायर लिखता हूं, तो उसका मीनिंग यही है साइन स्क्वायर ए प्लस वाई। ठीक है, अब देखो इनका डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। तो डिफ्रेंशिएट किया तो क्या है हमारे पास? साइन ए प्लस वाई इंटू साइन वाई का y की रिस्पेक्ट में cos y हो गया, माइनस साइन y इंटू साइन ए प्लस वाई का cos a प्लस वाई हो गया, अपॉन साइन स्क्वायर a प्लस वाई। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो ये अंश में किसी का फार्मूला बन जाता है। क्या बनता है? साइन ए कॉस ए माइनस कॉस ए साइन बी। किसका है? साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। किसका है ये? साइन ए माइनस बी का। तो ये फार्मूला यूज करेंगे हम। तो डी एक्स अपॉन डी वाई चल रहा है हमारा, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ये होता है साइन ए माइनस बी। तो साइन ए की वैल्यू तो ए प्लस वाई है और बी की वैल्यू वाई है, अपॉन कितना आपके पास? साइन स्क्वायर ए प्लस वाई। वाई वाई कैंसिल हो गया। ठीक है, तो डी एक्स अपॉन डी वाई क्या है हमारे पास? साइन ए अपॉन साइन स्क्वायर ए प्लस वाई। यहाँ तक किसी कोई प्रॉब्लम नहीं। आपको चाहिए डी वाई अपॉन डी एक्स, तो डी वाई अपॉन डी एक्स मान को व्युत्क्रम कर दीजिए आप। तो क्या आएगा? साइन स्क्वायर ए प्लस वाई अपॉन साइन ए। अब आप देखिए क्या आपको यही प्रूफ करना है, साइन स्क्वायर ए प्लस वाई अपॉन साइन ए। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर हुआ। क्लियर हुआ? देखिए क्वेश्चन संख्या आपका नेक्स्ट 13 लिया है मैंने, और क्या दिया है? y इज इक्वल टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स की पावर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स है। ये क्वेश्चन आपका देखो ध्यान से, वेरिएबल की पावर वेरिएबल के फॉर्म में है, चर की पावर चर के रूप में है। ठीक है ना? और जब मैंने आपको बताया है कि चर की पावर चर के फॉर्म में आपका क्वेश्चन हो, उस कंडीशन में हमें क्या लॉग लेना पड़ता है। तो सबसे पहले हम इसमें लॉग लेंगे। तो दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, ठीक है, तो log y इज इक्वल टू, अब ध्यान से देखना, जब log लिया आपने तो इसको क्या लिखेंगे हम?
साइन एक्स माइनस कॉस एक्स की ये पावर जो है ना, log x की पावर m का फॉर्म क्या होता है, m log x होता है, तो उस फॉर्म में आएगा। तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स लॉग साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। बोलो यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं ना। अब आप देखिए यहां आपके पास ये फर्स्ट फंक्शन हो गया, ये हो गया सेकंड फंक्शन। तो फर्स्ट इंटू सेकंड यूज करेंगे हम, और x के रिस्पेक्ट में इसका हम अवकलन करेंगे। x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो क्या आएगा, log y का 1/y, y का dy/dx। क्लियर है सबके? आगे देखिए फर्स्ट फंक्शन आपका क्या है, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स है, इंटू dy/dx ऑफ सेकेंड। हम सीधे डिफ्रेंशिएट करते हैं इसका, तो log का क्या होगा, 1/sin x माइनस कॉस एक्स होगा। लेकिन मैंने क्या कहा कि sin x माइनस कॉस एक्स का भी डिफ्रेंशिएट किया जाएगा। तो sin x का तो हो गया कितना, cos x, और cos x का माइनस sin x, तो माइनस माइनस बनेगा प्लस sin x। बोलिए यहां तक कोई समस्या नहीं। तो फर्स्ट इंटू सेकेंड का डिफ्रेंशिएट हो चुका है, प्लस सेकेंड क्या आपके पास है, log sin x माइनस कॉस एक्स है, तो इंटू फर्स्ट का डिफ्रेंशिएट sin x प्लस कॉस एक्स, sin x प्लस कॉस एक्स। ध्यान से देख लो इसको आप, कोई समस्या तो नहीं। 1/y dy/dx हुआ, sin x माइनस कॉस एक्स फर्स्ट फंक्शन था आपका, फर्स्ट इंटू सेकेंड का डिफ्रेंशिएट किया तो 1/sin x माइनस कॉस एक्स हुआ। उसके पश्चात sin x माइनस कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएट किया तो sin x का cos x, और cos का माइनस साइन होता है तो माइनस माइनस प्लस साइन हो गया, प्लस सेकेंड फंक्शन log sin x माइनस कॉस एक्स इंटू फर्स्ट का डिफ्रेंशिएट sin x का cos x हुआ और cos का माइनस साइन हुआ। तो हालांकि बचेगा क्या आपके पास, sin x प्लस cos x आएगा, ठीक है ना। देख लो ध्यान से, sin x का क्या हुआ, cos x हो गया, cos का माइनस साइन, तो माइनस माइनस प्लस साइन हो गया। अब देखो इसमें से कुछ कैंसिल हो रहा है, ये कैंसिल हो गया आपका, यहाँ तक कोई समस्या नहीं। dy/dx ये हमें, तो y तो का कर दीजिए आप मल्टीप्लाई। अब देखो बचा क्या है, ब्रैकेट में लिखते हैं cos x प्लस sin x, cos x प्लस sin x प्लस log sin x माइनस cos x, और इंटू क्या आपके पास है, sin x प्लस cos x। क्लियर है? अब देखो यहां आपको y की एक तो वैल्यू पुट करनी है, और दूसरा कॉमन क्या मिल रहा है, sin x प्लस cos x कॉमन मिल रहा है, तो दोनों काम करेंगे। तो y की वैल्यू क्या थी आपके पास, sin x माइनस cos x, sin x माइनस cos x की पावर sin x माइनस cos x, ये तो था आपका y का मान। अच्छा मैंने कॉमन क्या लिया है, sin x प्लस cos x लिया है, तो यहां से क्या आया, 1 प्लस log sin x माइनस cos x, और कॉमन क्या लिया था, sin x प्लस cos x, तो यहां लिख दिया sin x प्लस cos x, ठीक है। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर हुआ। क्लियर है सबके? तो नोट कर लीजिए इसको। 14 क्या दिया है, y इज इक्वल टू साइन x। क्लियर है? और आपसे इसने ये कहा है तो सिद्ध कीजिए d2y/dx2 प्लस 10x इंटू dy/dx प्लस y cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 0। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान समझिए इसे आप लोग, ठीक है। हमें सेकेंड ऑर्डर का डेरिवेटिव फाइंड करना ही होगा। लिखा हुआ है d2y/dx2। सॉल्यूशन, पहले तो x के सापेक्ष एक बार अवकलन, तो dy/dx ज्ञात किया। क्या होगा, पहले साइन का, तो साइन का cos होता है तो cos sin x इंटू साइन x का किया जाएगा तो क्या होगा, cos x होगा। यहां तक कोई समस्या नहीं। इसको आप कह दीजिए फर्स्ट फंक्शन, इसको कह दीजिए आप सेकेंड फंक्शन, क्योंकि हमें सेकेंड ऑर्डर का फाइंड करना है, ठीक है। तो x के सापेक्ष पुनः अवकलन, मैं लिख नहीं रहा हूं, आप लिख लें, तो d2y/dx2। देखो ध्यान से, अब फर्स्ट फंक्शन cos sin x इंटू सेकेंड का डिफ्रेंशिएट cos x का माइनस sin x, फर्स्ट इंटू सेकेंड का डिफ्रेंशिएट हो गया, प्लस सेकेंड कितना है, cos x है, इंटू फर्स्ट का डिफ्रेंशिएट, तो फर्स्ट क्या आपके पास है, cos sin x है। अब ध्यान से देखो, cos का क्या होता है, माइनस, साइन होता है sin x
और इनटू साइन एक्स का कॉस एक्स। लाइन क्लियर हुई? नहीं हुई तो फिर से देख लीजिए। पहले तो हमने क्या किया, y इक्वल टू साइन एक्स दिया है, इसका x के सापेक्ष एक बार अवकलन किया तो क्या आएगा, साइन का कॉस होता है, साइन थीटा का क्या होता है, कॉस थीटा होता है। तो साइन का किया हुआ कॉस साइन एक्स। अब हम साइन एक्स का भी करेंगे x के सापेक्ष इंटू कॉस एक्स हो गया। अब आपके पास एफ एक्स इंटू जी एक्स के फॉर्म में फंक्शन हो गया। तो यहाँ पे दो फलनों के गुणनफल का सूत्र यूज करेंगे हम, ठीक है। तो क्या हुआ, फर्स्ट इंटू सेकेंड हमने सपोज कर लिया। तो फर्स्ट फंक्शन कॉस साइन एक्स इंटू सेकेंड का डिफ्रेंशिएट कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स हुआ, क्लियर है। प्लस अब सेकेंड कॉस एक्स हुआ इंटू फर्स्ट का डिफ्रेंशिएट। तो देखो पहले कॉस का क्या होता है, माइनस साइन, तो कॉस का माइनस का साइन लगाया, माइनस साइन साइन एक्स इंटू साइन एक्स का क्या हुआ, कॉस एक्स हुआ। अब तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखो ये माइनस आए हैं तो आप इनको बाहर निकाल दीजिए। तो डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू इज इक्वल टू माइनस कॉस साइन एक्स इंटू साइन एक्स, और प्लस का माइनस से भी मल्टीप्लाई क्या आएगा हमारे पास, माइनस का साइन, तो क्या आएगा कॉस एक्स। अब कॉस एक्स का गुणा कॉस एक्स से किया मैंने, तो मैंने कर दिया यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स। कोई समस्या नहीं, बचेगा क्या हमारे पास, साइन एक्स, ठीक है। अब देखो उपरोक्त के अनुसार साइन एक्स की वैल्यू क्या है, आपको गिवन दे रखी है y, तो हम उसके स्थान पे क्या पुट करेंगे, y पुट करेंगे। तो डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू इज इक्वल टू माइनस कॉस साइन एक्स इंटू साइन एक्स माइनस क्या पुट किया मैंने इसके स्थान पे y, तो y कॉस स्क्वायर एक्स बन गया, ठीक है। अब देखो ये टर्म चेंज करना है आपको, बाकी का आपका देखो लगभग आ चुका है, ठीक है ना, वहाँ देख लीजिए आपका लगभग आ जाएगा। ये टर्म चेंज करना है तो यहाँ पे जाइए डी वाई पॉइंट डी एक्स क्या आपके पास है, कॉस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। हमारे पास क्या है, कॉस साइन एक्स है इंटू कॉस एक्स यहाँ नहीं है। तो अब हम इसका कॉस एक्स कैसे बनाएं, ध्यान से देखना क्या लिखता हूँ मैं, डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू इज इक्वल टू माइनस कॉस साइन एक्स लिखा इंटू आपके पास साइन एक्स है लिखा इंटू अंश हर में मैंने कॉस एक्स से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, माइनस वाई कॉस स्क्वायर एक्स। कोई प्रॉब्लम नहीं, मैंने क्या कर दिया, कॉस एक्स से आंसर में गुणा कर दिया। अब आप ध्यान से देखिए कि ये साइन एक्स बटे कॉस एक्स तो क्या बनेगा, टेन एक्स, और ये पूरी वैल्यू इतना, ये सब क्या है आपके पास, डी वाई अपॉन डी एक्स है, कॉस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, कॉस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, इसके स्थान पे मैं क्या पुट करूंगा, डी वाई अपॉन डी एक्स। तो डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू इज इक्वल टू माइनस टेन एक्स को बाहर कर दीजिए आप, इंटू इन तीन टर्म के स्थान पे क्या लिखा मैंने, डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस वाई कॉस स्क्वायर एक्स। क्लियर है। अब हमारे पास ये स्टेप बना। अब हम सबका पक्षांतर करके लाएं, तो डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू प्लस माइनस का पक्षांतर प्लस में जाएगा टेन एक्स इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू जीरो। अब देखिए आपका क्या यही प्रूफ करना था, डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू प्लस टेन एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू जीरो, ये आपका प्रूव हुआ। तो नोट कर लीजिए इसको भी आप, ठीक है। देखिए क्वेश्चन संख्या आपकी 15 की फर्स्ट, y इज इक्वल टू दिया है e की पावर ax इंटू साइन बी एक्स, ठीक है। तब आपको ये निम्न कंडीशन को प्रूफ करना है कि इसका मान शून्य होना चाहिए। यहाँ पे भी देखिए आपके पास डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू आया है, तो इसका मतलब ये हो गया कि हमें इसका दो बार अवकलन करना ही होगा। क्लियर है ना। तो देखो इसका दो बार अवकलन करेंगे। यहाँ पे आपके पास फंक्शन एफ एक्स इंटू जी एक्स के फॉर्म में है, तो हम फर्स्ट इंटू सेकेंड सपोज करेंगे। तो डी वाई अपॉन डी एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स। अब चूंकि सवाल आपके ये बड़े बड़े हैं तो मैं x के सापेक्ष अवकलन करने पर नहीं लिख रहा हूँ, ये आप खुद लिख लेंगे। तो फर्स्ट फंक्शन डी अपॉन डी एक्स ऑफ सेकेंड साइन बी एक्स प्लस साइन बी एक्स डी अपॉन डी एक्स ऑफ ई की पावर ए एक्स। क्लियर है। आगे देखिए ई की पावर ए एक्स, साइन बी एक्स का डिफ्रेंशिएट कॉस बी एक्स होता है और बी एक्स का बी हो गया, ठीक है। x के गुणांक का अवकलन में गुणा होता है, और मगर समाकलन की जब बात आएगी ना तो वहाँ पे क्या होगा, भाग होगा। अब e की पावर ax का क्या होगा, e की पावर ax और ax का a हो गया।
यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आप इसे दोबारा डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, d2y अपॉन dx2। यहाँ देखिए b कांस्टेंट है, यहाँ फर्स्ट इंटू सेकेंड यूज करेंगे हम, ठीक है ना। और चाहो तो एक काम कर सकते हो कि इसमें हमने क्या किया, एक स्टेप आगे और बढ़ा दो कि हमने e की पावर ax कॉमन ले लिया, मिल रहा है ना। e की पावर ax कॉमन लेने के बाद क्या बचेगा, b cos bx और प्लस a sin bx। यहाँ तक कोई समस्या नहीं। अब लगाएंगे फर्स्ट इंटू सेकेंड, ये फर्स्ट हो गया, ये पूरा सेकेंड हो गया। तो देखो ध्यान से, फर्स्ट फंक्शन क्या आपके पास, e की पावर ax इंटू सेकेंड का डिफ्रेंशिएट, तो देखो b इंटू कॉस बी एक्स का माइनस साइन बी एक्स और bx का b। क्लियर है। अभी किसका कर रहे हैं हम, सेकेंड का ही कर रहे हैं। प्लस a साइन बी एक्स का क्या हुआ, कॉस बी एक्स और bx का b हो गया। तो फर्स्ट इंटू सेकेंड का डिफ्रेंशिएट, ये कंप्लीट हमारा सेकेंड का डिफ्रेंशिएट हुआ है, तो ब्रैकेट बंद। क्लियर है। अब प्लस सेकेंड, तो सेकेंड में क्या हमारे पास है, b cos bx प्लस a sin bx इंटू फर्स्ट का डिफ्रेंशिएट e की पावर ax और ax का a हो गया। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे देखो, अब हमें पूरे क्या होल से e की पावर ax कॉमन मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है, e की पावर ax कॉमन हमें मिल रहा है। तो पूरे होल से कॉमन ले लेते हैं और इनके मल्टीप्लाई भी करते हैं। तो ध्यान से देखना, b का b से मल्टीप्लाई किया, b स्क्वायर हुआ, तो माइनस का b स्क्वायर, माइनस का साइन है साइन bx, ठीक है, प्लस ab cos bx, a इंटू बी कॉस बी एक्स हो गया, प्लस आगे बात करें। अब देखो यहाँ पे a की पावर ax तो कॉमन ले लिया, लेकिन a बचा हुआ है, तो a से भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो ab cos bx। क्लियर है ना। अब इसके बाद a का a से मल्टीप्लाई क्या हुआ, a स्क्वायर साइन bx। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यहाँ पे e की पावर ax, यहाँ से देखो हमारे पास साइन bx और साइन bx कॉमन मिल रहा है क्या हमें, तो साइन bx मैंने कॉमन लिया, तो क्या आएगा हमारे पास, a स्क्वायर पॉजिटिव आएगा और b स्क्वायर नेगेटिव आएगा, ठीक है ना। उसके बाद देखिए ये कितना हो गया हमारे पास, 2ab cos bx हो गया। अब देखो आपको उपरोक्त में चाहिए कि d2y अपॉन dx2 माइनस के 2a dy अपॉन dx और प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू वाई चाहिए। हमारे पास देखो ध्यान से कि आपके पास क्या क्या चाहिए, 2a dy अपॉन dx। तो अब आप देखो ये निकली वैल्यू किसकी, d2y अपॉन dx2 की। इसे मैंने कह दिया इक्वेशन फर्स्ट, इसको कह दिया मैंने, इसका dy अपॉन dx निकला था सेकेंड, और ये आपके पास आया इक्वेशन थर्ड। यहाँ हमारे पास 3 इक्वेशन आ चुके हैं, ठीक है। अब देखो या तो हम इसको बैलेंस करके हम लेकर आए अभी तक सवालों में, और या फिर क्वेश्चन के टाइप ऐसे भी होते हैं कि हम इसकी LHS में d2y अपॉन dx2 dy अपॉन dx और y की वैल्यू पुट करेंगे, तो सब कुछ कैंसिल हो जाने के बाद क्या आएगा, 0 आएगा। तो पुट करते हैं LHS में। पहले क्या है, d2y अपॉन dx2 की वैल्यू, तो पूरी वैल्यू हमारे पास यही है। तो क्या लिखा, e की पावर ax साइन bx a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर और प्लस 2ab cos bx। क्लियर है। ये तो हो गया इसकी वैल्यू, माइनस 2a इंटू dy अपॉन dx की वैल्यू क्या है, देखिए वहां पे e की पावर ax ब्रैकेट b cos bx प्लस a साइन bx। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आपके पास क्या है, प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू y की वैल्यू क्या है, e की पावर ax इंटू क्या आपके पास साइन bx, ठीक है। अब देखो, अब आपको कैलकुलेशन खुद करनी है, क्या, e की पावर ax का अंदर गुणा माइनस 2a e की पावर x का अंदर गुणा, यहाँ से दिख रहा होगा कि 2ab e की पावर ax b cos bx है आपका, ये पूरा इससे कैंसिल होने वाला है, e की पावर ax यहाँ पर भी है, ठीक है ना।
इधर देखिए ए स्क्वायर साइन बी एक्स है आपके पास, और ए स्क्वायर साइन बी एक्स कहाँ से मिलने वाले हैं, माइनस के 2 ए स्क्वायर साइन बी एक्स आएगा यहाँ से, और प्लस का ए स्क्वायर साइन बी एक्स, ये तो ये कटने वाला है, प्लस का बी स्क्वायर साइन बी एक्स है और प्लस का बी स्क्वायर साइन बी एक्स है। तो सब कुछ कटने के पश्चात आपके पास क्या आएगा, 0 आएगा। इनका गुणा कर लेना और आप सबका कैंसिल कर दोगे तो आपका क्या आएगा, 0। यही आपको प्रूफ करना है RHS। क्लियर है ना, तो नोट कर लीजिए इसको भी। संख्या आपकी 15 की सेकेंड है, y इज इक्वल टू दिया है साइन इनवर्स x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो आपको सिद्ध करना है 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू y2 का अर्थ समझ में आ गया, y2 लिखा हो या फिर y डबल डैश, इसका मतलब होता है d2y अपॉन dx2, आपको बताया हुआ है। माइनस 3x, याद रखना आपकी बुक में यहाँ पे 3a लिखा हुआ है, करेक्शन करना है, वहाँ पे a नहीं क्या होगा, x होगा। 3x y1 की वैल्यू क्या होती है, dy अपॉन dx, माइनस y आपके सामने ये है। ठीक है ना, तो हमें ये प्रूफ करना है 0 के बराबर आ जाना चाहिए। तो सबसे पहले हम dy अपॉन dx निकालें। तो देखो ध्यान से, पहले मैंने इससे मल्टीप्लाई किया, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई इज इक्वल टू क्या हुआ, साइन इनवर्स x हुआ। अब हम x के सापेक्ष इसका डिफरेंशिएट करेंगे, तो यहाँ पे फर्स्ट इंटू सेकेंड फंक्शन यूज किया जाएगा। तो फर्स्ट फंक्शन सेकेंड का डिफरेंशिएट, अब देखो y1 y2 के ही फॉर्म में कर लो, तो क्या आएगा, y1 आ जाएगा। ध्यान देना, y का x के सापेक्ष अवकलन dy अपॉन dx, उसको क्या लिखा मैंने, y1 लिखा। तो फर्स्ट इंटू सेकेंड का अवकलन प्लस सेकेंड y इंटू फर्स्ट का अवकलन, तो इसका अवकलन क्या होगा, 1 अपॉन 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू माइनस का 2x। काफ़ी बार अवकलन हो चुके हैं, मेरे हिसाब से तो समझ में आ गया होगा शायद कि ये कैसे किया मैंने अवकलन। यदि किसी भी को दिक्कत है तो देखो कैसे करेंगे, 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर हाफ लिखिए आप पहले, तो x की पावर n का फॉर्म हो गया ये, तो सूत्र होता है nx, तो 1/2 क्या कर रहे हैं, इसका हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, nx n माइनस 1/2 से आप 1 घटाएंगे तो कितना आएगा, माइनस का 1/2 आएगा, इंटू 1 का 0 और माइनस के एक्स स्क्वायर का माइनस का 2x। क्लियर है। अब देखो ये इतना हमारे पास है, इसको मैं नीचे जब लेकर आऊँगा ना तो अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है, तो हमने ये स्टेप यहाँ लिख दिया है। तो अब आप समझ में आ गया सबको। यहाँ से मैंने अभी रह गया ये फर्स्ट इंटू सेकेंड का अवकलन प्लस सेकेंड इंटू फर्स्ट का अवकलन इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स का अवकलन क्या होता है, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल कीजिए आप, लिखिए पहले क्या बचा है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू y1 माइनस एक्स इंटू वाई अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कोई समस्या नहीं। अब मैं पूरे समीकरण में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूँगा। ठीक है, तो इसमें भी क्या, तो कितना आया, 1 माइनस एक्स स्क्वायर आएगा इंटू y1 माइनस, इसमें जब गुणा करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगी वैल्यू, तो कितना आ जाएगा, एक्स वाई इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। ठीक है, अब हम इसका x के सापेक्ष आपका पुनः अवकलन। ठीक है ना, ये तो हो गया फर्स्ट फंक्शन, ये हो गया सेकेंड। तो फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड का डिफरेंशिएट y1 का क्या होगा, y2 प्लस सेकेंड इंटू फर्स्ट का माइनस के 2x हो जाएगा, 1 का 0 एक्स स्क्वायर का 2x और माइनस का साइन आपका माइनस, यहाँ पर भी फर्स्ट इंटू सेकेंड यूज होगा। तो फर्स्ट फंक्शन x ब्रैकेट लगा लेते हैं, 2 पद हैं, सेकेंड का डिफरेंशिएट y1 हो गया प्लस y इंटू एक्स का 1 हो गया और इज इक्वल टू 1 का डिफरेंशिएट कांस्टेंट का 0 हो गया। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू y2 माइनस के 2x y1 माइनस का x y1 माइनस का y इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू y2 ये कितने हो गए मिला के, माइनस के 3 हो गए, माइनस का y इज इक्वल टू 0। देख लीजिए आपका यही स्टेप लाना है। ठीक है, तो ये आपका प्रूव हो गया, नोट कर लीजिए। देखिए 16 का ए पार्ट, 16 का ए मैं बता रहा हूँ, 16 का बी आप सॉल्व करेंगे, 17 का ए मैं बताऊँगा, 17 का बी आप सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, तो एक पार्ट मैं करवा रहा हूँ, एक पार्ट आप करें।
अब देखो क्या दिया है इसने कि एफ एक्स दिया है x माइनस टू इंटू अंडर एक्स, और x की वैल्यू लाई कर रही है 0 और 2 के बीच में, ठीक है ना। और आपसे इसने कहा है तो रोल प्रमेय को सत्यापित कीजिए। तो अब हमें रोल प्रमेय की बात आ गई। किसकी बात की इसने? रोल प्रमेय, रोल थ्योरम, ठीक है ना। सॉल्यूशन। अब हमें रोल थ्योरम के नाम पे रोल थ्योरम्स के स्टेटमेंट याद होने चाहिए। पहला स्टेटमेंट था कि आपका दिया हुआ फंक्शन क्लोज इंटरवल स्वतंत्र होना चाहिए। क्लोज इंटरवल का मतलब हो गया 0 से 2, विब्रत अंतराल भी कहते हैं जिसको हम, ठीक है ना। इसमें संतत होना चाहिए। ओपन इंटरवल 0 से 2 कौन सा होता है आपके पास? ओपन वाला ये होता है। तो इस ओपन इंटरवल में आपका अवकलनीय होना चाहिए, दूसरा स्टेप था। और तीसरा था आपके पास कि एफ ए इज इक्वल टू एफ बी होना चाहिए, ठीक है ना। और थर्ड कंडीशन थी तब हम एफ डैश सी निकालते थे, उसमें क्या एफ डैश सी इज इक्वल टू 0, जहाँ सी की वैल्यू लाई करनी चाहिए ए टू बी के बीच में, अर्थात यहाँ पे 0 और 2 के बीच में। तो देखिए पहले मैंने आपको कहा है कि जब आपका रोल थ्योरम का या लाग्रांज मध्यमान प्रमेय का क्वेश्चन आ जाए तो उस समय आपको संतत और अवकलनीयता को हल नहीं करना होता है। कोई एक दो क्वेश्चन ऐसे हैं जहां हल करना होता है, बाकी काम फंक्शन को देखकर ही डिसाइड कर देते हैं कि ये आपका संतत और अवकलनीय है। तो देखो ये आपका क्या फंक्शन संतत और अवकलनीय है, क्योंकि है यह एक बहुपदी फलन है। इसमें दो पद हैं आपके पास, ठीक है। अंडर एक्स का जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको दो टर्म मिल जाएंगे, ये एक बहुपदी फलन है। तो हम क्या लिखेंगे? चूंकि दिया फलन एफ एक्स अपने अंतराल, अपना अंतराल इसका कौन सा हो गया जो अभी दे रखा है क्वेश्चन में, 0 से 2 में संतत एवं 0 से 2 में अवकलनीय है, ठीक है। अगर किसी के अभी भी कंफ्यूज है संतत और अवकलनीय में, तो बस आपकी नेक्स्ट क्लास जो होगी कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी की ही स्टार्ट होने वाली है। तो वहाँ आप पूरे चैप्टर का अध्ययन करेंगे उसमें कि कॉन्टिन्यूटी अर्थात संतत क्या होता है और डिफरेंशियबिलिटी अर्थात अवकलनीयता क्या होती है, ठीक है ना। तो थोड़ा सा वेट करें आप लोग, बस ज़्यादा नहीं, आज की बात है, कल आपकी क्लास स्टार्ट हो जाएगी क्योंकि ये टॉपिक आज हमारा पूरा हो जाएगा। तो हमारा ये आपका देखो फर्स्ट और सेकेंड दोनों स्टेप मैंने एक साथ कर दिए। आपके पास नेक्स्ट स्टेप था चूँकि एफ ए बराबर एफ बी, तो यहाँ पे हम एफ 0 निकालेंगे क्योंकि ए के रूप में हमारे पास 0 है और बी के रूप में हमारे पास 2 है। तो एफ 0 फंक्शन में रखिए एक्स के स्थान पे 0, तो 0 माइनस 2 इंटू अंडर 0 क्या आ जाएगा 0, क्योंकि इसका वर्गमूल 0 रहेगा और 0 से मल्टीप्लाई 0 हो गया। एफ 2 निकाला तो x के स्थान पे 2 रखा, 2 माइनस 2 अंडर रूट 2। अब इस बार ये 0 हो गया और 0 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया 0। तो हमारे पास क्या आ गया कि f0 इज इक्वल टू f2 है। तो यहाँ तक की कंडीशन सभी फॉलो हो चुकी हैं। तो अब हमें कौन सी अंतिम कंडीशन f डैश सी पर जाना होगा। तो f डैश सी से पूर्व हमें क्या करना होगा, इसका डिफ्रेंशिएट f डैश x ज्ञात करना होगा, ठीक है ना। डिफ्रेंशिएट करने से पहले आप इसमें गुणा कर दीजिए, तो x की पावर 3/2 माइनस 2x की पावर हाफ लिखा मैंने। देखो x की पावर हाफ एक होगा, x की पावर 1/2 होगा, इन दोनों का गुणा किया तो x की पावर 3/2 हो गया, माइनस 2 अंडर x को लिखा मैंने 2x की पावर 1/2। अब हम इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इजी हो गया, तो कर देते हैं डिफ्रेंशिएट। x की पावर 3/2 का डिफ्रेंशिएट क्या होगा, 3/2 x की पावर 1/2 एन एक्स एन माइनस 1 के फार्मूले से, माइनस 2 इंटू एक्स की पावर 1/2 का क्या होगा 1/2 एक्स की पावर माइनस 1/2। क्लियर है सबके। अब देखो यहाँ 2 से 2 कट कर लीजिए, आप थोड़ा सा व्यवस्थित कर दें तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लिखा 3/2 अंडर रूट एक्स माइनस 1/अंडर एक्स। अब आप अंडर रूट एक्स की फॉर्मूले लिख दो, कोई समस्या नहीं। अब x के स्थान पे क्या पुट करोगे c, तो एफ डैश सी इज इक्वल टू 3/2 अंडर रूट सी माइनस कितना है 1/अंडर रूट सी।
अब आपको पता है कि एफ डैश सी को हम किसके बराबर पुट करते हैं, 0 के, और यहाँ से हम वैल्यू किसकी फाइंड करेंगे, सी की वैल्यू। तो अब ये फंक्शन इतना 0 की इक्वल हो गया, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए आप तो कितना आएगा, 3c - 2 अपॉन 2√c इज इक्वल टू कितना, 0। इसका मल्टीप्लाई 0 से किया तो 3c - 2 इज इक्वल टू 0, 3c इज इक्वल टू 2 हो गया, या c की वैल्यू 2/3 हो गई। अब आप ध्यान से देखिए, c की वैल्यू 2/3 क्या 0 से 2 के बीच में लाई कर रही है, क्योंकि c इज इक्वल टू 2/3 बिलोंग टू 0 से 2 ओपन इंटरवल में। ध्यान दें, अगर लाई कर रही है तो यह रोल प्रमेय को संतुष्ट करता है, अर्थात रोल प्रमेय वैध या संतुष्ट है, ठीक है। क्लियर है, तो नोट कर लीजिए आप लोग इसको भी। विविध का अंतिम प्रश्न 17 का ए पार्ट और बी पार्ट। चलिए सबसे पहले मैं आपको बी पार्ट सॉल्व करता हूँ, ठीक है ना, क्योंकि इस बी पार्ट को आप देख लें, फिर मैं इसको साफ भी कर दूँगा। इसमें 17 के ए और बी दोनों पार्ट में आपसे लांगराज मध्यमान प्रमेय की बात की है, रोल प्रमेय की नहीं की है, ठीक है ना। तो क्या पहले तो हम ये चेक करें क्या ये फलन संतत है। देखो पहले इस फलन की मीनिंग समझो कि फंक्शन आपके दो हैं, ठीक है ना। दो कैसे हुए कि f(x) की वैल्यू 1 + x है, ये डिपेंड है कब, जब x का मान 2 से कम हो, ठीक है ना। x का मान 2 से छोटा हो तो फंक्शन का मान क्या है, 1 + x, और जब फंक्शन का मान 2 या 2 से अधिक हो उस समय फंक्शन है 5 - x। तो यहाँ पे दो फंक्शन है। ऐसे क्वेश्चंस आपने लिमिट में 11th क्लास में सॉल्व कर लिए थे, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हम संतत चेक करें। संतत का अर्थ हो गया हम सीधे डायरेक्ट x की वैल्यू पुट करते हैं। x की वैल्यू 2 पुट की मैंने, x की वैल्यू 2 पुट की मैंने, तो क्या आएगा, 1 + 2 3 आ जाएगा। और x की वैल्यू 2 पुट की मैंने तो 5 - 2 आपका 3 आ जाएगा। अब देखो 2 तो पुट कर दी, यहाँ पे बात करूँ ना कि आप जानते हो संतत की 3 अवस्थाएं होती हैं। क्या कि आपका फंक्शन हम किस पे चेक करने जा रहे हैं, 2 पर चेक करने जा रहे हैं। तो फंक्शन 2 + 0 इज इक्वल टू f2 इज इक्वल टू f2 - 0। ये आपने 11th क्लास में पढ़ा है, आपने लिमिट में ही पढ़ लिया। 2 + 0 अर्थात 2 पर दाईं सीमा, 2 पर बाईं सीमा। अब 2 - 0 का अर्थ यहाँ पे ये नहीं कि आप 2 से 0 घटा दें, वरना फिर तो आपको पता नहीं चलेगा कि दाईं सीमा है या बाईं सीमा। तो 2 + 0 को अवश्य दर्शाएं। तो ये आपकी दाईं सीमा x = 2 पर फंक्शन का मान और यह बाईं सीमा, तीनों के मान इक्वल हों तो फंक्शन आपका कैसा होता है, संतत होता है। क्लियर है। तो यहाँ फंक्शन देखिए, लेस देन के लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे, 2 से कम के लिए बाईं सीमा। आवाज़ को ध्यान सुनना, 2 से कम के लिए बाईं सीमा। तो बाईं सीमा का मान कितना हुआ हमारे पास, 1 + x के हिसाब से, अर्थात f2 - 0 की वैल्यू हमारे पास आ गई 1 + 2 इज इक्वल टू 3, ठीक है। f2 इज इक्वल टू f2 + 0। देखो ध्यान से, क्या है ना कि मैंने फंक्शन के मान को और प्लस दाईं सीमा के लिए, दोनों के लिए एक ही, क्योंकि आपके पास एक ही फंक्शन दिया है, तो x > 2 लिखा है। इस बात का अर्थ हो गया 2 पर दाईं सीमा और फलन का मान भी। तो यहाँ पे मान पुट किया x का मान 2, तो कितना आ गया, 5 - 2 इज इक्वल टू 3। तो आपका ये फंक्शन कैसा हो गया, संतत हो गया। अब क्या अवकलनीय भी है, तो अवकलनीय आपका ये नहीं है। कैसे नहीं है, यहाँ देखो, f' ज्ञात कर दीजिए आप, तो सीधे डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। 1 + x का डिफ्रेंशिएट 1 हो गया, 1 का 0, x का 1, और 5 - x का 5 का 0, x का -1 हो गया, ठीक है ना। ये कंडीशन x > 2 पर, सॉरी x < 2 पर, और ये कंडीशन x > 2 पर है। अब देखो ध्यान से, x < 2 पर ये तो कहलाएगा बायां अवकलज। क्या कहलाएगा, बायां अवकलज, जिसे हम LHD कहते हैं, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। और x > 2 पर ये कहलाएगा राइट हैंड डेरिवेटिव RHD, दायां अवकलज। क्या दोनों के मान समान हैं, नहीं है, क्योंकि इसका मान 1 है और इसका मान -1 है। तो देखो, अगर किसी बिंदु पर फंक्शन का दायां अवकलज और बायां अवकलज समान नहीं होता है तो वह फलन अवकलनीय नहीं होता है। तो ये फंक्शन आपका अवकलनीय नहीं है। अवकलनीय
अवकलनीय नहीं है। और जब आपका अवकलनीय नहीं है तो मध्यमान प्रमेय क्रॉस होती है, अर्थात मध्यमान प्रमेय संतुष्ट नहीं होती है। ठीक है, सवाल हम यहीं स्टॉप कर देंगे। मैंने पहले ही कहा था कि लांगराज हो चाहे आपके रोल प्रमेय हो, जो भी कंडीशन फॉलो नहीं होगी वहीं से वो संतुष्ट करना बंद हो जाती है। ठीक है, तो ये आप सवाल इतना नोट कर लें। अब हम सवाल चलेंगे आपके 17 के ए पर। ठीक है जी, आप लोग अपने क्वेश्चन संख्या 17A। अब आपसे इसमें कहा है कि फलन का मध्यमान प्रमेय है को संतुष्ट करती है। ठीक है, तो सी की वैल्यू फाइंड कीजिए। देखो, यह एक बहुपदी फलन है, अपने अंतराल में संतत और अवकलनीय होगा। स्टेप क्लियर कर दो ये। ठीक है, फलन f(x) अंतराल में, अब अंतराल जो दिया है उसी में, ठीक है, क्या है, संतत और अवकलनीय है, अवकलनीय है। तो ये आपके दो स्टेटमेंट तो सेम हैं, किस किस के, रॉयल प्रमेय के और मध्यमान प्रमेय के। ठीक है ना। देखो, लांगराज मध्यमान प्रमेय को शॉर्ट में मध्यमान प्रमेय भी कहा जाता है। क्लियर। नंबर 1, रॉयल प्रमेय का विस्तार ही मध्यमान प्रमेय है। ये भी याद रखना कि रॉयल प्रमेय का विस्तार रूप ही आपका मध्यमान, कौन सा मध्यमान, लांगराज मध्यमान प्रमेय है। ठीक है ना। तो f(x) अंतराल में संतत और अवकलनीय हो गया। उस अवस्था में आपका सीधे लांगराज की कंडीशन है, क्या होती थी, चूंकि f' fb माइनस fa अपॉन b माइनस a हुआ करती थी। ठीक है ना, जहाँ c बिलोंग टू ab। क्लियर है। अब हमें ये सब मान पहले निकाल देने चाहिए, fb कितना, fa कितना, b माइनस a कितना। तो b माइनस a तो इजी है, b माइनस a इज इक्वल टू 4 माइनस 0 इज इक्वल टू 4 हो गया, a टू b। fb निकालते हैं तो fb का अर्थ है कि हम f4 निकालेंगे। तो फंक्शन में x के स्थान पे क्या रखोगे आप, 4। तो 4 माइनस 1, 4 माइनस 2, 4 माइनस 3, 4 माइनस 1 कितना हो गया, 3, 2, 1 इज इक्वल टू 6 हो गया। f0 निकालेंगे तो 0 माइनस 1, 0 माइनस 2, 0 माइनस 3, तो कितना हो जाएगा, -1 -2 -3 का गुणा कितना हो जाएगा, माइनस का 6। f4 आ गया, f0 आ गया, b माइनस a आ गया हमारे पास। अब हमें f' निकालना है, तो सबसे पहले हम f' निकालेंगे। तो हमें इसका पहले गुणा कर देना चाहिए, उसके बाद डिफ्रेंशिएट। तो f(x) निकालते हैं पहले, तो क्या है, देखो x-1 और x-2 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं डायरेक्ट। तो क्या आएगा, x² माइनस के 3x प्लस का 2 आएगा। अब आप अपने हिसाब से कर लेना, यही मल्टीप्लाई आएगा इसका। ठीक है, x का गुणा करते हैं तो कितना हुआ, x³ माइनस 3x² प्लस का 2x हुआ। -3 का करते हैं तो माइनस का 3x² माइनस के प्लस के 9x हो जाएंगे और माइनस का 6 हो जाएगा। थोड़ा सबमिट कर लें तो x³ माइनस 3 और 3 6x² हो गए, 2 और 9 11x हो गए, माइनस का 6 हो गया। यहाँ तक कोई समस्या नहीं आपको। ठीक है ना। अब हम f' आसानी से निकाल सकते हैं, ये होता है टर्म बाई टर्म डिफ्रेंशिएट। तो f' x³ का डिफ्रेंशिएट, देखो x³ लिखा है तो कितना हुआ, 3x² 12x प्लस 11, तो कितना हुआ, 3x² माइनस 12x प्लस 11। ठीक है, x के स्थान पे क्या पुट करना है, c, तो क्या आएगा, 3c² माइनस के 12c प्लस का 11। ये f' आ गया। अब हम f' की वैल्यू, सभी की वैल्यू किस में पुट करें, फर्स्ट में। ये इक्वेशन फर्स्ट कह दिया, तो पुट करते हैं। f' का मान कितना है, 3c² माइनस के 12c प्लस का 11 इज इक्वल टू fb माइनस fa। तो fb की वैल्यू आई है आपकी 6 माइनस fa की वैल्यू है -6, तो +6 हो जाएगी, बटी कितना, 4 माइनस 0 4 हो जाएगा। 6 और 6 12 में 4 का भाग लगाया तो कितना आया, 3 आ गया। क्लियर है। तो 3c² माइनस के 12c प्लस 11 में से 3 जाएंगे 8। अब इसके फैक्टर नहीं होते हैं, तो श्रीधर आचार विधि से हम इसके गुणनखंड करेंगे। तो क्या होगा हमारे पास, c बराबर
क्या था, माइनस बी प्लस माइनस अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो माइनस बी ये आपकी a की वैल्यू है, ये आपकी b की वैल्यू है, ये आपकी c की वैल्यू है, ठीक है ना। अब इसे यहाँ पे कैपिटल C कह दो, ऑलरेडी हम c मान चुके हैं। तो लो माइनस बी 12 प्लस माइनस अंडर बी स्क्वायर 144 माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू 3, सी की वैल्यू 8 अपॉन कितना 2a, ए की वैल्यू 3 है हमारे पास। तो 12 प्लस माइनस 144 में से देखो कितना आएगा, 8 गुणा 4 कर लीजिए, कितना हुआ 32 का 3 से गुणा किया 96। तो 144 से आप 96 घटा दीजिए, 14 में से 6 जाएगा 8 और यहाँ पे 13 में से 9 जाएंगे 4, 48 को लिखोगे आप 16 गुणा 3, 16 गुणा 3 लिखोगे अपॉन कितना 6 हो गया। भाग लगाएं, 2 प्लस माइनस 16 का वर्गमूल हुआ 4 अंडर 3/6, 2 से भाग लगा लो यहाँ पे भी, और तो 2 प्लस माइनस कितना 2/3 अंडर 3। अब देखो ध्यान से मेरी बात सुनना, ये आपको चेक करना है। चेक क्या करना है, क्या दोनों वैल्यू 0 से 4 के बीच में लाई करती है। सपोज दैट कि अंडर 3 का मान 1.732 होता है ना। गुणा करेंगे और 2 से 3 से भाग लगाएंगे तो 1 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, 2 में 1 पॉइंट कुछ जोड़ दिया तो 3 पॉइंट कुछ आया, तो भी 0 से 4 के बीच में लाई है, और 2 में से घटा दिया तो भी 0 से 4 के बीच में लाई है। इसका मतलब है कि ये दोनों वैल्यू हमारी लाई कर रही है कहाँ से कहाँ तक, बिलोंग टू 0 से 4। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर हुआ, ठीक है। इसे नोट कर लीजिए आप लोग। कि एक क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टेड क्वेश्चन, ठीक है ना। क्या दिया है, फंक्शन f(x) इज इक्वल टू लॉग एक्स स्क्वायर प्लस ए बी अपॉन एक्स इंटू ए प्लस बी, जहाँ आपके पास x बिलोंग टू ए बी है और x नॉट इक्वल 0। ये कंडीशन क्यों है, कारण यदि x की वैल्यू 0 पुट कर दोगे तो आपके परिभाषित नहीं होगा फंक्शन, ठीक है ना। तो x नॉट इक्वल 0 हो और यदि फलन रोल प्रमेय को संतुष्ट करता हो तो ABC में क्या संबंध है, आपके ऑप्शन है 4, ABC इन AP। AP का अर्थ समझ में आ गया, समांतर श्रेणी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ा होगा 11th क्लास में। ABC इन HP हार्मोनिक प्रोग्रेशन, ठीक है ना, हरात्मक श्रेणी। और ABC इन GP ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन अर्थात गुणोत्तर श्रेणी। या फिर उपरोक्त सभी इनमें से कौन सा इसका विकल्प सही है। तो काफ़ी क्वेश्चन अच्छा है, देखो ध्यान से। और ये आपको लग रहा होगा कि फंक्शन में दिया हुआ AB तो हमें दिख रहा है, बट ये C कहाँ से आ गया। तो याद रखिए C बिलोंग टू AB है, तो मतलब C का मान A और B के बीच में है, क्योंकि क्वेश्चन ने कहा है रोल प्रमेय को संतुष्ट करे, तो C का मान जरूर फाइंड हो रहा है इसका मतलब। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आपके पास f' होता है ना, तो हम इसका f' निकालें। क्योंकि इस सवाल ने हमसे कह दिया संतुष्ट करे, तो संतत भी है, अवकलनी भी है, fa बराबर fb भी है, ठीक है। हमें कुछ नहीं करना है, तो हमें f' पे जाना है, सीधे वहाँ c की वैल्यू निकाल के लानी है हमें। तो सबसे हम पहले इसका अवकलन करें। तो फंक्शन को पहले मैंने लिखा f(x) इज इक्वल टू लॉग a/b का फॉर्म है, तो लिखा लॉग एक्स स्क्वायर प्लस ए बी माइनस लॉग एक्स इंटू ए प्लस बी। क्लियर हो गया। लॉग ए माइनस लॉग बी के फॉर्म में एक ब्रैकेट और लगा लो, 2 पद हैं। आगे बढ़ाएं, लॉग एक्स स्क्वायर प्लस ए बी माइनस लॉग एक्स इंटू माइनस लॉग ए प्लस बी। देखो ध्यान से, लॉग में 2 फलनों का गुणनफल लॉग ए प्लस लॉग बी लिखा जाता है, क्योंकि माइनस का चिन्ह बाहर है तो माइनस से मल्टीप्लाई किया है, ठीक है ना। अब इसका डिफ्रेंशिएट कीजिए आप, तो f' क्या आएगा 1/x स्क्वायर प्लस ए बी इंटू एक्स स्क्वायर का 2x हुआ, कोई समस्या नहीं, माइनस लॉग x का 1/x हुआ। ये तो f' हुआ। हम क्या कर निकालें, f' निकालें। तो 2c अपॉन सी स्क्वायर प्लस ए बी माइनस 1/c, और रोल प्रमेय के लिए f' को हम क्या करते हैं, 0 के बराबर पुट करते हैं। तो यहाँ तक कोई समस्या नहीं। आगे देखो, हमें यहाँ से किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, c की। तो क्रॉस मल्टीप्लाई, 2c का मल्टीप्लाई c से किया तो 2c स्क्वायर हुआ, माइनस
सी स्क्वायर प्लस ए बी हुआ, सी स्क्वायर प्लस ए बी हुआ इज इक्वल टू 0 हुआ। सी स्क्वायर प्लस ए बी हुआ, सी स्क्वायर प्लस ए बी है यहाँ पे, सी स्क्वायर प्लस ए बी, ठीक है। 2c स्क्वायर से c स्क्वायर घटाया तो c स्क्वायर माइनस ए बी आया, तो c स्क्वायर की वैल्यू क्या आई, ए बी आई, c की वैल्यू क्या आई आपकी अंडररूट ए बी आई। अब आप बताइए मुझे, क्या हमने 11th क्लास में ये पढ़ा है कि यदि आपकी ए बी सी गुणोत्तर श्रेणी में हो, ठीक है ना, ए बी सी गुणोत्तर श्रेणी में हो, देखो मैं तीनों कंडीशन लिखता हूँ मैं आपकी, यदि ए बी सी इन ए पी समांतर श्रेणी में हो तो 2b इज इक्वल टू ए प्लस सी होता है, ठीक है। यदि ए बी सी इन एच पी में हो, हरात्मक में हो, तो आपके पास क्या होता है, c इज इक्वल टू 2ab अपॉन बी, ए प्लस बी होता है, क्लियर है ना। और यदि आपके पास ए बी सी इन जीपी में हो, गुणोत्तर में हो, तब आपके पास c इज इक्वल टू अंडररूट ए बी होता है। तो आप देखिए आपका रिजल्ट किससे मैच खा जाता है, c इज इक्वल टू अंडररूट ए बी, जो कि लाई करेगा a और b के बीच में। तो आपका क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ, ए बी सी इन जी पी, क्लियर है। तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर हुआ। इसी के साथ आपका चैप्टर 7 डिफरेंशिएशन नामक समाप्त हुआ। अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक लेकर आएंगे कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी। तो आप इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ लें। नेक्स्ट क्लास में हम कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी पढ़ेंगे। थैंक यू।